हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ाम को क्लास 10th का जो आज था सब्जेक्ट सोशल साइंस 087 कोड नंबर मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है और इसको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो देखिए जो टाइम था वो आपका 3 आवर्स का था और मैक्सिमम मार्क्स थे 80। सो यहाँ पे आपको जो दिया गया है, देखिए ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। इसमें आपको यही दिया गया था कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके रहेंगे 1 to 27 एंड 28 to 31 जो है 3 मार्क्स के थे, 32 to 35 4 मार्क्स एंड सेक्शन डी जो है ये भी आपका केयरिंग 5 मार्क्स ईच एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये आपको दिया गया था। लास्ट में आपको मैप वर्क दिया गया था। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ये तीनों ही कथन जो है वो क्या थे, सत्य थे। यानी तीनों में ही जो तीनों ही वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे किए गए थे। प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया था, राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया था, पितृभूमि एवं नागरिकता के विचार पर बल दिया गया था। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डी जो है सही आंसर होगा। एंड सेकंड देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। तो मृदा जो है, इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन यानी लीचिंग के कारण हुआ है एंड यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो आपको जो है यहाँ पे दिया गया था हिंट, काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा होती है, वो लेटराइट सॉइल होती है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटराइट सॉइल। उसके बाद है दीपक के राज्य में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। तो बताइए वह संभवतः किस राज्य का निवासी है। तो जो कपास की कृषि है वो सबसे ज़्यादा होती है गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में होती है एंड आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो अगर इसमें गुजरात का ऑप्शन होता तो सबसे पहले आप गुजरात का ऑप्शन ठीक करते। अब यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया है तो महाराष्ट्र इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। सो सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सही जोड़े की पहचान कीजिए। तो सही जोड़े की पहचान आपको करनी है। तो देखिए इसमें समवर्ती सूची में दिया गया है प्रतिरक्षा, सूची में मुद्रा है, विवाह है या कृषि है। तो समवर्ती सूची में कौन सा आप कह सकते हो कि एरिया है वो आता है। तो प्रतिरक्षा, ये सब जो है संघ सूची में आते हैं। प्रतिरक्षा, मुद्रा, कृषि, ये विवाह जो है वो किस में आएगा, वो समवर्ती सूची में आता है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5th वन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी के क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण है। तो क्षैतिज वितरण में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों ही आते हैं। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप होता है, दबाव समूह, वो क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, मणिका मत्स्य पालन का कार्य करती है। बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है। तो मत्स्य पालन जो है वो आता है प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राथमिक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 7, नीचे दिए गए आंकड़े दिए गए हैं और किस देश में आय का सबसे समान वितरण है वो बताना है। तो जिसमें भी बहुत कम डिफरेंस है आय में, वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए देश जो है 3 में यहाँ पे इसके 8,000 है, इसकी 8500 है, इसकी 9,000 है। तो यहाँ पे इनमें ही सबसे कम डिफरेंस है। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, देश 3 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कंट्री नंबर 3। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको एक संकल्पना, यानी आपको जो है यहाँ पे एक कारण दिया गया है और एक असर्शन और रीज़न दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर करने हैं एंड आई होप आपने पहले ये जरूर प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो यहाँ पे जो असर्शन दिया गया है, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एंड 1832 में कस्तूनतूनिया की संधि हुई थी। तो ये भी ठीक है, बट ये इसका प्रॉपर रीज़न नहीं है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। दोनों सही हैं बट वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज 9 नंबर दिया गया है। इसमें असर्शन देखिए क्या दिया गया है, भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। बिल्कुल ठीक है। एंड वन्य जीवन एवं वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण वन्य जीवों का संरक्षण जो है वो बहुत आवश्यक हो गया था। तो ये भी बिल्कुल इसका सही रीजन है कि बहुत ज़्यादा जो है ह्रास हो रहा था, तभी इस अधिनियम को लागू किया गया था। इसीलिए इसका आंसर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। सो आंसर ए इज राइट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें देखिए क्या दिया गया है,
संकल्पना दी गई है, भारतीय समाज आज भी पितृ प्रधान है, तो बिल्कुल ठीक है। एंड महिला शिक्षा के मामले में भारत आज भी पिछड़ा हुआ है, तो जो शिक्षा है महिलाओं तक वो प्रॉपर हर जगह नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण भारतीय समाज में आज भी ज़्यादा जो है क्या है, पितृ प्रधान देश है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि दोनों सही हैं और उसकी प्रॉपर व्याख्या भी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, बांग्लादेश एक विकासशील देश है, बिल्कुल ठीक है। और बांग्लादेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तो वो विकासशील देश है वो इसलिए नहीं है कि वहाँ अच्छी सुविधाओं का अभाव है, कारण ये नहीं है विकासशील देश होने का, ठीक है। तो ये दोनों बातें ठीक तो हैं, बट ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इसका आपका बी हो जाएगा कि ये जो है सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक देश जिसमें उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, उसे किस देश के रूप में जाना जाता है? तो जहाँ अच्छा जीवन स्तर है, स्वास्थ्य अच्छा है, सुरक्षा अच्छी है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। तो विकसित कंट्री में आ जाएगा, वो डेवलप्ड आ जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, बाज छाप कवच जो है जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। यहाँ पे आपको सही और गलत बताने हैं 13 से 15 तक। तो बाज छाप यानी जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, वो जर्मन एम्पायर का सिंबल था, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आपका ट्रू हो जाएगा। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जो तलवार है वो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक माना जाता था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपके ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिकीकरण के कारण जल संसाधनों का ह्रास हुआ है। देयर हैज़ बीन डिप्लीशन ऑफ वाटर सोर्सेज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बिल्कुल ठीक है कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उतना ही ज़्यादा ह्रास हुआ है, तो ये भी ट्रू है। यूरोपीय संघ की राजधानी श्रीलंका में है, ये आपका ठीक नहीं है। कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन श्रीलंका, ये फॉल्स रहेगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 16 to 19, जो आपको यहाँ पे अंडरलाइंड फैक्ट्स दिए गए हैं, अगर उनमें कोई चेंज है तो देन यू हैव टू रीराइट द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को ठीक करके दोबारा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, बिस्मार्क का संबंध जो है वो किससे है? बिस्मार्क का संबंध इटली से है। बिस्मार्क इज रिलेटेड टू इटली, तो ये बिल्कुल ठीक है, बिस्मार्क जो है वो इटली से ही संबंधित है, तो ये आपका इसको रीराइट जो है आप एज इट इज़ लिख दोगे। 17 है, ब्रुंडलैंड आयोग की रिपोर्ट 1997 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किस में हुई थी? 1997 की बजाय वो हुई थी 1987 में, ठीक है, 1987 में हुई थी, तो यहाँ पे 1997 की जगह 1987 कर देंगे। उसके बाद देखिए, तरबूज खरीफ की एक फसल है, तो तरबूज जो है वो खरीफ की एक फसल है, ये बिल्कुल ठीक है। तरबूज जो है, वाटरमेलन, वो खरीफ क्रॉप होती है। एंड मटर जो है वो खरीफ की नहीं होती है, वो रबी की एक फसल है, तो इसको आप रीराइट कर देंगे। मटर जो है वो किसकी फसल है? रबी की एक फसल है। उसके बाद देखिए 19 क्वेश्चन है, स्पेन 7 आकर संघ बनाने का एक उदाहरण है, ठीक है, या स्पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो स्पेन जो है वो कमिंग टुगेदर का नहीं है, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, एक साथ जो संघ है उनका गठन हुआ था, तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आ जाएगा आपका, कमिंग टुगेदर की बजाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 से 21 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये करने हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपका क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इजी था, एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है ये थे, और जो सैम्पल पेपर आपका आया था ये जो है वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ हिंट मिला होगा इसके पेपर पैटर्न को लेकर। उसके बाद देखिए, ब्रुसेल्स में डैश भाषी लोग बहुसंख्यक है, तो कौन से लोग हैं? डच स्पीकिंग जो पीपल हैं, डच भाषा जो बोलते हैं वो मेजॉरिटी में है। 21 है, भारतीय संविधान में डैश भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो हिंदी भाषा को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो है स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किसने मैथ्सिनी को सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो किसने मैथ्सिनी को, तो ये किसने बताया था? मैटरनिख ने बताया था कि जो मैज़ीनी है दैट द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। उसके बाद रूढ़िवाद को परिभाषित करना है, यानी कंजर्वेटिज्म होता है कि जो चीज़ों में एकदम से बदलाव नहीं चाहता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल उसके अंदर चेंजेस चाहता है। जो पुराने कस्टम होते हैं, जो अपने जो आप कह सकते हो कि ट्रेडिशन होते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रहता है, दैट इज़ द कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अनक्लेस्ड फॉरेस्ट, यानी अवर्गीकृत वन से आप क्या समझते हैं? तो अवर्गीकृत जो वन हैं वो क्या होते हैं कि वो लैंड रिकॉर्ड में तो हैं, बट वो गवर्नमेंट गजट में एज रिजर्व नोटिफाइड नहीं है, उनको हम कहते हैं अनक्लेस्ड फॉरेस्ट।
ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है आपका भूदान मूवमेंट जो है वो क्या था, भूदान आंदोलन क्या था। तो भूदान आंदोलन जो है वो एक लैंड रिफॉर्म के लिए आंदोलन था, विनोबा भावे ने किया था एंड जो है 1950 में ये आंदोलन किया गया था, ये मूवमेंट हुआ था। तो 1 मार्क का है, तो आपको बस थोड़ा ही लिखना है इसमें, ठीक है। भूदान आंदोलन लैंड रिफॉर्म के लिए था, विनोबा भावे ने किया था, ठीक है, एंड वो उनके लीडर थे एंड 1950 में ये मूवमेंट किया गया था। आफ्टर दैट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो 23 अगस्त 2005 को ये जो है किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट एनेक्टेड, तो जो है ये कभी हुआ 23 अगस्त 2005 को। उसके बाद है 19वीं सदी की किस व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया, तो 19वीं सदी की किस व्यवस्था को, अनुबंधित श्रमिकों के अनुबंध की व्यवस्था, यानी एक तरह से उनको जो है कई जगह जगह ले जाया जाता था, जैसे कि आसाम में चाय के बागान वगैरह में काम करने के लिए ले जाया जाता था और उनको एक बॉन्ड के तहत ले लिया जाता था, हाँ ठीक है। तो इस तरह का कुछ व्यवस्था थी उसमें, तो अनुबंध के तहत जो है उनको लिया गया था, उसी को नई दास प्रथा कहा गया था। उसके बाद आप देखिए क्या दिया गया है, रास्ता फरियानाद को किसने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था, तो ये थे मार्क्स जो है गारवे, ब्लैक पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने इसको ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था। तो 1 मार्क का है, तो केवल नाम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सांप्रदायिकता क्यों खतरनाक है, यानी कम्युनलिज्म जो है वो डेंजरस क्यों है, आपको कोई एक रीज़न देना है। तो जो सांप्रदायिकता होती है, कम्युनलिज्म है, वो खतरनाक है। वो जो हमारा देश होता है उसकी जो इंटरनल पीस होती है, आंतरिक शांति है, उसको एक तरह से बर्बाद कर सकता है। तो एक ही कारण आपको लिखना है, तो इसी तरह का कारण आप लिख सकते हैं कि देश में जो हार्मनी है, जो आपस में सद्भावना है, उसको सहिष्णुता है, उसको ख़त्म कर सकता है ये सांप्रदायिकता। तो इंटरनल पीस ऑफ कंट्री इज थ्रेटन ड्यू टू दिस कम्युनलिज्म, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल इन कास्ट, यानी जाति के अंदर जो राजनीति है उससे आप क्या समझते हैं। तो जाति के अंदर राजनीति का मतलब है कि जो कुछ पॉलिटिक्स होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो केवल फेस होते हैं अपने कास्टिज्म को लेकर, और जो उनकी कास्ट वाले लोग होते हैं, उनकी जाति वाले, वो उसी को प्रेफर करते हैं वोट देना। इसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो सिंपल आप लिख सकते हो, सम पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड दे आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, कुछ ही कास्ट को वो प्रेफर करते हैं और फिर वही उनको जो है एज ए अपने रिप्रेजेंटेटिव दिखते हैं। उसके बाद आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये जो है लार्ज थोड़ा सा आपको इनको और एक्सप्लेन करके लिखना है, जैसे बेरोजगारी के उदाहरण हैं और किस तरह से श्रीलंका में बेल्जियम के नीति निर्माताओं ने अपने अपने देश को अलगाववाद को रोकने के लिए कदम उठाए। तो ये जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है एंड आपने ज़रूर याद किए होंगे और आपने लिख भी दिए होंगे। एंड आगे जो है ये देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, तो इनको हम जो है डिस्कस नहीं करेंगे, जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उनको ही डिस्कस करेंगे। और ये है भी बहुत ईजी, ये देखिए ना, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट खंड घ में आपको यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन और सोर्सेज दिए गए हैं। इसमें आपको जो अनुच्छेद है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, मतलब डायरेक्ट आंसर हैं, बिल्कुल एक बार पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तो कौन सा देश था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो था ब्रिटेन, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन जो है वो लीडिंग इकोनॉमी था प्री वॉर वर्ल्ड में। सेकंड क्वेश्चन है, युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने किस देश पर जमकर कर्ज लिए थे, तो ब्रिटेन ने जो है किससे कर्ज लिए थे, अमेरिका से जो है उसने सारे कर्ज जो है वो लिए थे, तो यूएस इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किन देशों में उद्योग विकसित होने लगे थे, तो किन देशों में, भारत और जापान में जो है उद्योग वो विकसित होने लगे थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडिया एंड जापान। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने तक कौन सा देश भारी विदेश कर्जों में डूबा हुआ था, मतलब दब चुका था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक उछाल कैसे पैदा हो गया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि जो मांग है, उत्पादन है, रोजगारों है, लिखा तो रोजगारों ही हुआ है, तो रोजगारों में जो है क्या हुआ था, भारी इजाफा हुआ था, तो इसीलिए जो है आर्थिक उछाल वो पैदा हो गया था।
उसके बाद देखिए बी जो है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड जो आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है बहुत ही आसान है, चिपको जो आंदोलन था उससे रिलेटेड है। एक बार पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देखे, मैंने यहाँ पे मार्क भी किए हुए हैं। फर्स्ट का इस तरह से जो है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिए, डायरेक्ट आंसर थे बिल्कुल, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर थे बच्चों। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो वन कटाई को रोकना चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। उसके बाद है यानी टू इंक्रीज टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो ये आंदोलन चलाया गया था टिहरी में, बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में। उसके बाद है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी उड़ीसा से। ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्टार्ट किया गया था? उड़ीसा में। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ये आते हैं ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं, तो आपस में मिलकर जो है वो काम करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि इसका पैराग्राफ का अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है, क्या टाइटल हो सकता है? तो इसका टाइटल जो बेस्ट है वो इनमें से वो है कि वन प्रबंधन में समुदाय की भूमिका। तो आपस में सब मिलजुल कर जो है वो क्या कर सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं। उसके बाद 37.6 जो क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1988 में, 1988 में। उसके बाद थर्ड आपको जो दिया गया है ये भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। इसमें भी आपको निजी स्वामित्व और जो सरकार का स्वामित्व है उससे रिलेटेड ये जो पैसेज है ये दिया गया है। इसमें भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो आंसर डिस्कस कर लेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं जो है वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं? सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं सार्वजनिक क्षेत्र की। उसके बाद है नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड किस क्षेत्र की कंपनी है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है वो किस क्षेत्र की कंपनी है? ये निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अब निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, तो निजी क्षेत्र में कौन होता है? निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 38.4 इनमें से कौन सा निजी क्षेत्र की विशेषता है? तो इनका उद्देश्य क्या होता है? मेन जो है अपना प्रॉफिट होता है, लाभ अर्जित करना होता है। देयर एम इज टू अर्न प्रॉफिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38.5 दिया गया है, इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की एक विशेषता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का क्या होता है? स्वामित्व होता है। गवर्नमेंट ऑन करती है मोस्ट ऑफ द एसेट इन पब्लिक सेक्टर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फिर से एक आपको दिया गया है, ये भी बहुत इजी है बच्चों, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है इसमें भी। तो ठीक है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हो, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो अगर आप जो है रीड करना चाहो तो देखिए तो 2019 में लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों का प्रतिशत कितना था? तो ये कितना था परसेंटेज? ये था 14.36%। ठीक है, 14.36%। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वो है 5% से भी कम, लेस देन 5%। ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें आंसर आपका बी सत्य है। ठीक है, भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है, तो ये आ जाएगा। अगला जो आंसर है आपका, निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा देने का तरीका क्या हो सकता है? तो निर्वाचित संस्थाओं में एक निश्चित प्रतिशत पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारत में किस संस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो किस संस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? वो दिया गया है स्थानीय सरकारों में, यानी इन लोकल गवर्नमेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट दिया गया है, ये आपको मैप वर्क है। इसमें देखिए वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नील किसानों के लिए आंदोलन आरंभ किया तो वो क्या था? चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ये आपको मैप में दिखाना है। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ था चेन्नई में। ठीक है, 1927 में चेन्नई में कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आपको मैप में करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको किन्हीं तीन को जो है दिखाना है, तो सलाल डैम बताना है आपको जो जम्मू कश्मीर में है, तुंगभद्रा डैम जो कर्नाटका में है, सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में है, और बाखड़ा नंगल डैम जो है वो कहाँ पर है? पंजाब में है। और ये विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था, बस इन्हीं के आंसर लिखने थे। अब यहाँ पे ये मैप है, तो इसमें जो है J&K में ये क्या है? सलाल डैम है। ठीक है, पंजाब में बाखड़ा डैम है,
उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे ये क्या है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है एंड ये है तुंगभद्रा डैम। और यहाँ पे ये वाला जो है ये चंपारण है और यहाँ पे ये वाला जो है चेन्नई है। तो ये था कंप्लीट पेपर। स्टूडेंट्स आई होप आपको सारे आंसर जो है यहाँ से क्लियर हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।